नमस्कार दोस्तों, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें जैसे पहला आता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टरीज। इट इज एन important aspect of genome organization where it is speculated that gene and its regulatory elements cluster themselves together and transcribed in a concerted fashion। इसमें क्या होता है? इसका मतलब है कि जब जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हो रहा होता है तो कई बार जो जीन्स और उसके रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं वो क्लस्टर हो जाते हैं एक जगह पे। अब हम डीएनए को वैसे तो बोलते हैं, जब हम रेप्लिकेशन बोलते हैं कि हाँ ये 5' to 3' है, ये 3' to 5' है, और यहाँ पे इस साइड को रेप्लिकेशन, यहाँ से इस साइड को रेप्लिकेशन, ऐसे हम वैसे मोस्टली देखते हैं कि इस तरह से हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डीएनए तो बहुत डेंसली पैक्ड है और बहुत एक दूसरे में उलझा हुआ तरह का एक धागा है। उसमें रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, तो इसमें क्या हो सकता है कि डीएनए तो किस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है आपस में। जब आपस में अगर ये इस तरह से प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि जो जीन, मान लो यहाँ कोई एक जीन है, उसका रेगुलेटरी एलिमेंट कहीं और जगह प्रेजेंट है, लेकिन वो घूम के वो यहाँ आ गया, और वो या यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, जो इसके नज़दीक आ गया, लूप अराउंड हो गया वो आपस में। और ये एक इन्होंने पोर्शन बना दिया जहाँ पे इसके रेगुलेटरी जीन्स भी प्रेजेंट है, इसके रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। मान लो वो एनहांसर हो, साइलेंसर हो, वो आपस में एक ही जगह पे आ गए, जिससे कि वो एक दूसरे की ट्रांसक्रिप्शन, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करने लग जाए। इसीलिए इसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टरी बोलते हैं। उसका दूसरा ये भी है कि जीन्स रिपोजिशन देमसेल्व्स इन स्पेशली कन्फाइंड रीजन्स विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉलीमरेज। अब यहाँ पे अगर जहाँ ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेज की कंसंट्रेशन है वो वहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो भी एक रीजन बना देंगे जहाँ पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टरीज थॉट टू फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन, ए क्लस्टरिंग ऑफ जीन बिलोंगिंग टू द सेम पाथवे कैन बी पॉसिबल। कोई एक प्रोडक्ट है जिसमें कि बहुत सारे, कोई प्रोटीन बननी है, एक प्रोटीन है, दो प्रोटीन है, तीन प्रोटीन है, या एंजाइम ले लो, इसमें प्रोटीन में ये एंजाइम इन्वॉल्व है, तीन एंजाइम इन्वॉल्व है किसी प्रोडक्ट के लिए। अब इस प्रोडक्ट के लिए जो जीन्स का जो ये जो पाथवे फॉलो हो रहा है 1, 2 और 3, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये एक साथ इकट्ठे हो जाएं, उनके रेगुलेटरी एलिमेंट भी वहाँ प्रेजेंट है, एक साथ हो जाए, और इससे क्या होगा, आसानी होगी। वो एक साथ ही एक के बाद एक, क्योंकि अवेलेबिलिटी है, इस एंजाइम की अवेलेबिलिटी है, इस एंजाइम की अवेलेबिलिटी एक के बाद है, तो एक साथ ही जब ट्रांसक्राइब होगा, एक साथ ही जब बाद में ट्रांसलेट होगा, तो ये ईजियर हो जाएगा। इसलिए ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट है डोमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीनोम। अब डोमेन ऑर्गेनाइजेशन में कि जीनोम जो है वो किस तरह से कुछ डोमेन्स में डिवाइडेड रहता है। सो न्यू टेक्नोलॉजीज जो अभी रिसेंटली आई, लाइक 3C 5C हाई सी, ये जो आई है, इनकी वजह से हम जीनोम को अच्छे से देख पा रहे हैं, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को अच्छे से देख पा रहे हैं। कहीं लूजली पैक्ड है, डेंसली पैक्ड है। जब कोई चीज़ हो रही है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो कौन सा मोस्टली इन्वॉल्व है, कौन सा पोर्शन जीनोम का या कौन सा पोर्शन क्रोमोसोम का इन्वॉल्व है उस प्रोसेस में। तो लिबरमैन एट ऑल इन 2009 यूज्ड हाई सी टेक्निक्स टू कैप्चर एंटायर ह्यूमन जीनोम। एंटायर ह्यूमन जीनोम मीन्स उन्होंने सीक्वेंस और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को एक साथ देखा। सीक्वेंस तो आपका पूरा ATGC जैसा भी प्रेजेंट है पूरे जीनोम में, वो कैसे प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम में, लाइक अब क्रोमोसोम ये है, इसमें यहाँ है, लेकिन वो उसकी सीक्वेंस कहाँ प्रेजेंट है, किस पार्ट में क्रोमोसोम में, वो देखा उन्होंने। और वो पार्ट कैसा दिखता है वो देखा न्यू टेक्नोलॉजी से। जो C3 है उसको क्रोमोसोम कन्फर्मेशन कैप्चर टेक्निक बोलते हैं ये, और उसका और हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग का, दोनों का यूज करके उन्होंने ये चीज किया। They found some compartments of genome, like A कंपार्टमेंट A जो कि ओपन कंपार्टमेंट है और जीन रिच है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि कोई भी पार्ट क्रोमोसोम का वो कैसा है, डेंसली पैक्ड है या फिर लूजली पैक्ड है। वो जब कोई चीज एक्सप्रेस कर रही है, कोई जीन्स एक्सप्रेस कर रही है, स्पेसिफिक कोई जीन्स एक्सप्रेस कर रही है किसी स्पेशल पाथवे के लिए, किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्रोमोसोम के कौन से पार्ट पे प्रेजेंट है और कब एक्सप्रेस कर रही है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह से डिस्कवर की। और दूसरा कंपार्टमेंट भी जो कि क्लोज्ड है, जीन पुअर है, उसमें ऑफन साइलेंस रहता है। सो ये है कंपार्टमेंट्स। ये कंपार्टमेंट्स जो है वो MBs में हो सकते हैं और मेगाबेस स्पेस में। फिर आया नेक्स्ट टैड्स, टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स। अब
इसमें भी वही सेम लेटेस्ट जो टेक्निक है उन्हीं की वजह से इसका भी पॉसिबल हुआ है, इसको देखना भी पॉसिबल हुआ है कि किस तरह से कुछ लोसाए हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये जो अगर क्रोमोसोम का है, ये एक लोसाए हो गया, ये एक लोसाए हो गया, ये एक लोसाए हो गया, ये एक पोर्शन है प्रॉपर, ये आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन्स बोला गया है। ये कुछ स्पेसिफिक रीजन है जो आपस में वो करते हैं। सम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स सजेस्टेड दैट क्रोमोसोम्स आर सब डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट topologically associated domains TADs, and TADs have a size of kbs as compared to the compartments. Compartments हो गया बड़ा बड़ा जिसमें कि आपके मेगा बेस पेज में है, ये किलो बेस पेज में है, तो उस तरह से ये सब डिवाइडेड है। They preferentially interact within themselves rather than adjacent region। वो किसी और की जगह और से इंटरेक्ट करने की बजाय वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये जो 1000 ऑफ बेस पेयर्स के ये आपस में जो डीएनए का स्ट्रेच है और कुछ भी ये बोल सकते हो, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। These domains are conserved across all cell types and species। ये कंजर्व्ड है ऑल सेल टाइप्स और ऑल स्पीशीज। इसका मतलब है कि इसका रोल फाइलोजेनेटिकली भी देखा जा सकता है। अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो उस क्रोमोसोम के इस पोर्शन को लेके, टैड्स को लेके भी हम पता कर सकते हैं कि कैसे कोई चीज कैसे डेवलप हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है। और तीसरा है एनहांसर प्रोमोटर इंटरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रांसक्रिप्शन का कि एनहांसर या साइलेंसर्स है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं प्रोमोटर के साथ और कैसे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करके हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्टडीड क्लास ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेक्शन बिटवीन रेगुलेटरी एलिमेंट्स। ये रेगुलेटरी एलिमेंट्स है सारे, एनहांसर है, ये साइलेंसर है, ये सारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म फॉर दिस इंटरेक्शन इज गिवन एज लूपिंग मॉडल। अब लूपिंग मॉडल जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि डीएनए तो किस तरह से भी प्रेजेंट हो सकता है इस तरह से, तो ये आपस में लूप अराउंड करता है। मान लो किसी का एनहांसर यहाँ प्रेजेंट है और जीन यहाँ प्रेजेंट है या वहाँ प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो आपस में इस तरह से लूप कर देगा कि वो एनहांसर उसके नज़दीक आ जाए। नज़दीक आ जाए तो उसमें क्या होता है, मोस्टली तो इनमें डीएनए बाइंडिंग ये प्रोटीन्स होती हैं, तो इसमें डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है, तो ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अगर ये वाला पोर्शन ऑफ डीएनए इसके पास आ गया नज़दीक में और यहाँ पे आपका एनहांसर प्रेजेंट है, इधर से वो इसके साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, यहाँ आपकी जीन प्रेजेंट है मान लो, तो ये ट्रांसक्राइब हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे से ट्रांसक्राइब होगी इससे, इसलिए इसको लूपिंग मॉडल बोला गया है। According to this model, proteins like transcription factors with affinity to modification of the DNA binds to the enhancer region, performing a complex that has affinity to bind to the promoter। अब ये एनहांसर है, उसकी एफिनिटी है प्रमोटर से बाइंड करने की, प्रमोटर फिर किस तरह से जीन को ट्रांसक्राइब करता है वो उसके ऊपर कौन सा प्रमोटर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो ज़्यादा ट्रांसक्राइब करेगा। This causes them to form a loop between themselves via binding of two protein complexes. This looping mechanism is also used by a repressor protein that binds to the silencer region to silence or down regulate the gene। सेम वही है, अब एनहांसर है तो दूसरा साइलेंसर है, ये साइलेंसर भी बाइंड कर सकता है, कोई रीजन है डीएनए का एक स्पेसिफिक रीजन जहाँ पे साइलेंसर को बाइंड करना है, वो साइलेंसर वहाँ बाइंड कर जाएगा तो जीन को साइलेंस कर देगा। सेम लूपिंग मैकेनिज्म वो भी फॉलो करता है। दीज एक्शंस कैन अकर्स in long distances or short upstream, downstream or even in the same transcriptional unit। अब वो लूपिंग का मतलब ये है कि अगर आप उस डीएनए को स्ट्रेच करेंगे, अगर मान लो ये लूप है, यहाँ एक एनहांसर है, यहाँ पे उसकी जीन है या प्रोमोटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अब उसको आप स्ट्रेच करोगे तो वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन कहीं भी होने का मतलब है कि ये डाउनस्ट्रीम हो गया इसके, मान लो ये प्रमोटर था, ये प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम आपका एनहांसर है। अब ये वैसे तो डाउनस्ट्रीम है स्ट्रेच डीएनए में, लेकिन अगर आप उसको लूप कर दोगे यूं करके तो यहाँ और ये आपस में आ गए, इंटरेक्शन करने लग गए, बस सिंपली। सो एनहांसर कैन ऑल्सो एक्टिवेट मल्टीपल प्रोमोटर, कैन कंबाइन विद अदर एनहांसर एज वेल। अब डीएनए जब ऐसे लूप अराउंड होता ही है, मान लो एक एनहांसर यहाँ है, फिर उसके साथ यहाँ पे प्रमोटर है, फिर एक प्रमोटर में भी यहाँ है, या इस प्रमोटर के लिए एक एनहांसर यहाँ है, इसके लिए दूसरा एनहांसर कहीं है, सो इस तरह से ये आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ जीनोमिक डोमेन आर्किटेक्चर हेल्प इन शेपिंग द लोकल रेगुलेटरी नेटवर्क विद इन जीनोम। ये रेगुलेटरी नेटवर्क है, कैसे रेगुलेशन होता है, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, कौन सा कब ट्रांसक्राइब होगा, कितने अमाउंट में ट्रांसक्राइब होगा, किसके लिए साइलेंसर की ज़रूरत है, किस जीन में एनहांसर की ज़रूरत है, ये सारे आपस में, ये सब जीनोमिक आर्किटेक्चर का ही पार्ट है कि कैसे जीनोम किस तरह से पैकेज्ड होगा,
किस तरह से खुलेगा, किस तरह से डेंसली होगा पैक्ड या लूजली पैक्ड होगा, और किस वे में पैक होगा, कौन सी जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना है और कब होना है, कितना होना है, ये सारा चीज जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है।